लालच में आकर इंसान कोई भी कदम उठा सकता है, ये बात सोचे समझे बगैर कि उसका क्या नतीजा निकले। और यही लालच कभी कभी इंसान को जराइम की दुनिया में भी धकेल देती है। खासकर जब दौलत और जायदाद का मामला हो तो इंसान की आंखों पर खुद ब खुद लालच की पट्टी बन जाती है और वो अपने करीबी रिश्तों को भी खातिर में नहीं लाता। उसे इस बात का भी एहसास नहीं होता कि जिस जमीन और जायदाद की खातिर वो दूसरों का खून कर रहा है वो तो सदियों से अपने मालकान बदलती रही है। पिछले मालिक चले गए तो नए आ गए और जब नए मर गए तो मजीद मालकान ने उस पर अपना हक जमा लिया। जन जर और जमीन की वजह से अजल से ही जराइम हो रहे हैं। जमीन जायदाद का लालच कहीं बाप को बेटे का और कहीं बेटे को बाप का गला काटने पर आमादा कर देता है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल लाहौर में हुई जहां जायदाद के झगड़े पर एक नौजवान अपनी सगी मां और सौतेले बाप के खून का प्यासा हो गया। आइए देखते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ। मक्का कॉलोनी गुलबर की रहायशी हफ्सा बीबी का खावन कारी मोहम्मद आलमगीर 2 साल कबल फौत हो गया था। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। कुछ अर्सा कबल उसने मोहम्मद खालिद से दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद उसके बेटे अनामुर रहीम ने जायदाद में से हिस्सा मांगना शुरू कर दिया और फिर एक मकान को फरोख्त भी कर दिया, जिसके बाद उसकी मां ने दीगर जायदाद में से हिस्सा देने से इनकार किया तो अनामुर रहीम ने अदालत में केस दायर कर दिया। मेरी सिस्टर है तो इनके पहले जो खामिन थे वो फौत हो गए थे, वफात पा चुके थे। ये जामिया मस्जिद एहसानुर रहीम है यहाँ 2-2.5 साल पहले। फिर दूसरी ने इनकी शादी की तो इनके पहले जो खामिन थे वो उनमें से मतलब 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे। एक बेटा जो था वो क्या नाम है इस जायदाद के पीछे वो उसका केस चल रहा था अदालतों में माँ के साथ। जब ये दूसरी शादी उसके बाद से ये मतलब है कि उसने उस वक़्त से मतलब है कि मारने की कभी धमकियाँ दे रहा था, कभी मतलब है क्या बच्चों को दूसरे जो बच्चे 3 बच्चे हैं 3-4 मकान थे इनके यहाँ पर मक्का कॉलोनी के अंदर। एक उसने अपनी मर्जी से जो है इनकी इजाज़त के बगैर जो है वो कागजात चोरी करके वो उसने मकान उसने पहले बेच दिया था जो। तो ये बाकी जो 2-3 मकान थे माँ का यही था कि भाई दूसरे बच्चे हैं उनका भी हक है, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। बस वो चाहता था कि भाई जो कुछ है ये मुझे मिले। अदालत में जायदाद के केस की समाअत थी और तारीख पेशी के लिए 1.5 माह कबल हफ्सा बीबी अपने खावन मोहम्मद खालिद के हमरा घर से अदालत जाने के लिए निकली। अभी वो मेन रोड पर ही पहुंची थी कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग से हफ्सा बीबी मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि मोहम्मद खालिद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचा दिया गया, जहाँ वो भी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। ये के ब्लॉक में साउंड रहीम मस्जिद है, उनके खतीब थे, इमाम थे, बानी थे कारी आलमगीर साहब रहीमी, उनकी ये मिसिस थी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए 2 साल पहले। उनके बाद इन्होंने शादी कर ली कहीं और। उसके बाद इनके घर के तनाज़े थे। आज इनकी कोर्ट में डेट थी और उससे हवाले से ये अभी कोर्ट के लिए निकले थे। तो इनका जो प्रॉपर्टी का सारे फड्डे हैं और उस हवाले से ये सारा काम जो हुआ हुआ है यही लगता है कि शायद वही है। ये थाने में भी चौकी में भी चौकी वालों को भी पता है, थाने वालों को भी पता है। इसने एप्लीकेशन दी थी थानों में भी कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मुझे मार दिया जाएगा, और इसने पूरी एप्लीकेशन दी हुई है। वकील ने भी एप्लीकेशन दी थी और कोर्ट में भी यही केस चल रहा है। घर पे कब्जा भी हुआ है और उसका केस था और उस पर उनका बेटे से तमीज़ ये की जाती है कि बेटे से मुतनाज़े थे और बेटे से उनकी लड़ाई चल रही थी। मुल्जिमान का सुराग किस तरह लगाया गया और वो कैसे कानून की गिरफ्त में आए, आइए जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद दोनों को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की तो मालूम हुआ कि हफ्सा बीबी का अपने बेटे अनामुर रहीम से जायदाद का तनाजा चल रहा था, मगर वो वकूए के वक्त बैरून मुल्क था। पुलिस ने ऐनी शाहिदीन से फायरिंग करने वाले मुल्जमान के हुलियाजात मालूम किए और मदरसे में ही काम करने वाले एक नौजवान इमरान उर्फ कालू को हिरासत में लिया, जिसने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर अनामुर रहीम और दीगर 2 मुल्जमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। अक्टूबर के महीने में ये सुबह 7:30 बजे नसीराबाद के इलाके में ये वाक़या पेश आया। मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए और उन्होंने मियाँ और बीवी को गोलियां मार के चले गए। हुए के बाद में जब
तफ्तीश शुरू हुई तो इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई कि इनका एक बेटा औरत का, ये औरत की दूसरी शादी थी, इसके साबका खामन से एक बेटा इनाम रहीम उसका नाम था, वो उनके साथ इसका जायदाद का तनाज़ा चल रहा था अपने वालदा के साथ। जायदाद का तनाज़ा है कि इसको रंजिश थी। इसके केसेस जो हैं हाई कोर्ट्स में भी चल रहे हैं और इनकी पहले आपस में मुकदमात भी, क्रिमिनल नेचर के मुकदमात भी दर्ज हो गए हैं। तो उसने अपने जो मदरसे के जो साथी थे उनको हायर किया, अपने 2 साथियों को उसने तैयार किया, उनको पैसों का लालच दे के फिर उनको इसने कत्ल करने के लिए बेचा। इसमें टोटल 4 लोग इन्वॉल्व हैं। एक इसका बेटा, एक वो बंदा जिसने रैकी करके फिर मौके पे मौजूद था, और 2 बंदे एक्टिवली जो मोटरसाइकिल पर आए कि जिन्होंने इसको मारा। सगी माँ और सौतेले बाप को कत्ल करवाने वाले मुलजिम का क्या कहना है और कराएगा कातिल कौन था, आइए जानते हैं। मुल्ज़िम अनामुर रहीम का कहना है कि उसकी वालदा उसे जायदाद में से हिस्सा नहीं दे रही थी और उल्टा उसके खिलाफ कई मुकदमात भी करवाए थे, जिस पर उसने इमरान उर्फ कालू के साथ मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया और कत्ल के इवज इमरान उर्फ कालू को 20 लाख देने का वादा किया और पिस्टल वगैरह लेने के लिए 12,000 रुपए एडवांस दिए, जिस पर इमरान ने दीगर 2 साथियों के साथ मिलकर हफ्सा बीबी और खालिद को कत्ल कर दिया। बस हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था 2.5 साल पहले, 3 साल। फिर हमारी वालदा ने शादी कर ली दूसरी, तो वो हम पे पुलिस के ज़रिए हमें तंग करवाया जाता था, पर्चे मेरे पे करवाए जा रहे थे, जिसकी वजह से ये मामला पेश आया। और हमारा आपस में जायदाद का तनाज़ा भी चल रहा था। मैंने केस दायर किया हुआ था हाई कोर्ट के अंदर कि मेरा हिस्सा मुझे दिया जाए, जो है कि मेरी वालदा इस बात पर रजामंद ना थी। और जो मेरे वालिद साहब की जितनी प्रॉपर्टी है, उन्होंने 2 नंबर कागज़ों से सारी प्रॉपर्टी जो मेरे वालिद साहब की भी थी वो भी अपने नाम करवाई हुई थी। बस ये सारा ऐसे ही सारा मामला जो है कि मैं यहाँ नहीं था जी, मैं गया हुआ था बाहर। हाँ जी, तो पीछे से ये है कि इमरान उर्फ कालू ने जो है कि उन्होंने मर्डर कर दिया। उन्होंने कितने पैसे आपने इन्हें दिए, कितने पे हायर किया था? इन्होंने 20 लाख की बात हुई थी हमारी, 12,000 इसको दिया था सर। मुल्ज़िम इमरान उर्फ कालू का कहना है कि वो मुल्ज़िम अनामुर रहीम के वालिद का शागिर्द था, जिन्होंने बाद में उसे मदरसे में ही मुलाजिम रख लिया था। वो लालच में आ गया था और उसने इनामुर रहीम के कहने पर ये वारदात की। मैं ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ, ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। मैं कही ठीक है, इन्हें कहा 20 लाख रुपया मैं तेन देंगा। 12,000 रुपया ने मैंने दिता सी, मैं सर उन्होंने मार दिता। मकतूलीन के दिगर उर्सा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुकदमे का चालान मुकम्मल करके जल्द ही अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। अगर पुलिस चाहे तो कानून के शिकंजे से कोई भी मुल्जिम नहीं बच सकता। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। हालात इंसान को बाज़ दफ़ा ऐसे मोड़ पर ले आते हैं कि उसके अपने भी उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं, मगर बाज़ बदनसीब इंसान ऐसे भी होते हैं जिन्हें मरने के बाद भी कोई नहीं पहचानता। उन्हें लावारिस समझकर दफन कर दिया जाता है और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। रावलपिंडी में ऐसे ही लावारिस इंसानों की लाशों के साथ क्या सलूक होता है, आइए देखते हैं। लावारिस लाशें कभी किसी जंगल से मिलती हैं तो कभी किसी सड़क के किनारे से, जिनको 5 दिन इंतजार के बाद दफना दिया जाता है ताकि अगर कोई वारिस है तो वो लाश वसूल कर ले, मगर लावारिस लाशों को लेने कोई नहीं आता।
लावारिस लाशें मिलने पर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो वर्सा की तलाश करे। पुलिस की जानिब से इनको कभी मांगने वाला तो कभी नशई करार दिया जाता है। जो पुलिस जिनको चर्ची या भंगी कह के बना देती है लावारिस, एक्चुअली कुछ लोग तो घर से वैसे भी जो ओवर क्राउडेड, आपको पता है हमारा कंट्री ओवर क्राउडेड है, कुछ लोग तो वैसे भी जो है ना वो घर वालों से तंग आकर, स्ट्रेस से या फैमिली प्रॉब्लम से तंग आकर वो निकल गए, तो उनका जहाँ भी डेथ हो जाए वो अपनी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं रखते पॉकेट में। तो किसी के हमारे घर वालों के वो इतने ज़्यादा तंग आए हुए होते हैं कि उनको पता ही ना चले। तो कई दफ़ा तो हमें, आज से मैं उस वक्त मैं इवन के ईदी में नहीं भी था, तो हमें एक आदमी से लेटर मिला पॉकेट से, गुजरात के अंदर उसकी डेथ हुई, तो उसने लिखा हुआ था लेटर में कि मेरी जहाँ पे भी डेथ हो मुझे उसी शहर में दफन कर दिया जाए और ये ईदी वालों का मैं एहसान समझूंगा। उसकी पॉकेट से ये लेटर निकला है। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में हर साल लावारिस लाशों की तादाद 40 के करीब होती है और इसमें ज्यादातर 45 से 50 साल की उम्र के अफराद की लाशें शामिल हैं। साल 2015 में भी दोनों शहरों में 34 लाशें मिली हैं। टोटल हमारे पास इस साल के अंदर 2015 में 34 डेड बॉडीज आई हैं लावारिस। उनमें 16 इस्लामाबाद में, 18 रावलपिंडी में, और जो कत्ल की वारदातें हैं उनमें 4 इस्लामाबाद में और 2 रावलपिंडी में। कत्ल को हम जस्टिफाई इस तरह करते हैं कि जिन लोगों के ऊपर बुलेट के निशान होते हैं, गोलियां वगैरह लगी होती हैं, तो उसको हम कत्ल के ज़िम्मे में लेते हैं। तो जो वैसे मिलती हैं डेड बॉडीज़ जिनके ऊपर कोई निशान नहीं होता, वो हम लोग डेड बॉडी नहीं कंसिडर करते हैं। आइए देखते हैं कि इन लावारिस लाशों के सिलसिले में ईदी सेंटर के कारकुन क्या कहते हैं। ईदी सेंटर के मुताबिक वो लावारिस लाशों को दफनाने का सारा काम खुद करते हैं। 6 साल कबल एक दफन की गई लावारिस लाश की शिनाख्त हुई थी और उसको लेने के लिए उसके वर्सा आए थे। देखिए जी, हमारी जो जॉब है वो यही है कि लाश को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाएं और पुलिस को रिपोर्ट कर दें। फिर ये पुलिस की जॉब है कि वो उनके जो लायकीन हैं उनके साथ रब्ता करते हैं या नहीं करते। अगर 3-4 दिन तक वो रब्ता ना करें तो हॉस्पिटल हमको वापस जो है ना वो फ़ोन करते हैं, या पुलिस वाले फ़ोन करें और ये बोलें कि इनका कोई बंदा हमें वसूल नहीं हुआ, किसी के साथ कोई रब्ता नहीं हुआ, तो फिर हम लोग उसको प्रॉपर गुस्ल देकर दफना देते हैं। उसकी शनाख्त रख लेते हैं, फ़ोटोग्राफ वगैरह रख लेते हैं, उनकी जो भी आइडेंटिफिकेशन हो वो रख लेते हैं। अगर कोई आ जाए नहीं तो फिर हम लोग जिस वक्त हमें पुलिस की क्लियरेंस मिल जाती है हम उसको लावारिस समझ के दफना देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है कि हम लोग जाकर डेड बॉडीज़ के जो उनके बारे में कोई वेरिफिकेशन कर सकें, और ना ही हमें ये कोई गवर्नमेंट ने इख्तियार दिया हुआ है इस किस्म का। लावारिस लाशें किन की होती हैं और उनके लावारिस होने के असबाब क्या हैं, इसके लिए हर किसी का अपना नुक्ता नज़र है। मैं समझती हूँ कि ये लावारिस लाशें जो है ना, ये हमारी रियासत और हमारे समाज दोनों के लिए एक सवाल है कि क्योंकि जहाँ पे रिश्तेदारों को और उनके रिश्तों को संभालना चाहिए, वहाँ भी हम रिश्ते नहीं संभाल पा रहे हैं। और ये लोग जो इस तरह से अपने घरों से दूर होकर और अपनी जानें उनकी जाती हैं, और हमें नहीं पता कि वो क्या खुद अपनी जान लेते हैं या बीमारी की वजह से या भूख की वजह से वो मर जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बेसिकली उसी तरफ निशानदेही करती है। लावारिस लाशों को खा कोई भी नाम दिया जाए, मगर जिम्मेदारी रियासत की है कि ऐसे अफराद जिनका कोई नहीं, सरकारी सतह पर उनके लिए इकदाम करे। कैमरामैन फरहान शाहिद के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। पुलिस ने लाहौर समेत पंजाब भर में जराइम पेशा अफराद को असलहा सप्लाई करने वाले गिरोह के 5 अरकान को गिरफ्तार करके भारी तादाद में क्लैशनकोव्स, पिस्टल्स और रिपीटर गन्स बरामद कर ली। मुलजिमान को कैसे गिरफ्तार किया गया, आइए जानते हैं। एसपी
कंसल्टेंट मुस्तनसर फरोज के मुताबिक पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि दरादम खेल से असले की एक बड़ी खेप लाहौर लाई जा रही है, जो कि लाहौर समेत पंजाब भर में सप्लाई किया जाएगा, जिस पर पुलिस ने शहर के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी कर ली और कहना के इलाके से एक गाड़ी में सवार 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके खुफिया खानों में छुपाए गए असले को बरामद कर लिया। बरामद होने वाले असले में क्लाशनकोफे, रिपीटर गन्ने, पिस्टल और 18,000 गोलियां शामिल हैं। मुलजमान की निशानदही पर मजीद 3 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि दरा आदम खेल से ये बेसिकली असला मैन्युफैक्चर होता है इलीगली और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको ये पूरे पंजाब में गैंग स्मगल करता है। तो इस इंफॉर्मेशन पे आज हमने ट्रिप ऑफ नाकाबंदी की, तो जो चंद्राय रोड है वहाँ पे इनकी गाड़ियों को इंटरसेप्ट करके 5 जो लोग हैं जो इस काम में मुलव्वस है उनको अरेस्ट किया गया है और उनके कब्जे से ये तमाम वेपन, जिसमें 33 से ज़ायद पिस्टल्स हैं, 12 बोर है, 244 बोर्स हैं और 18,000 से ज़ायद गोलियाँ हैं, ये रिकवर की गई हैं। अभी हम इन सस्पेक्ट्स की मजीद इंटरोगेशन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो मजीद इनके लोग इनके साथ लिंक्ड हैं इस गैंग के पंजाब में जो ये काम कर रहे हैं, तो न सिर्फ ये पंजाब में बल्कि जो दरा खेल में मैनुफैक्चरिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन में मुलव्वस हैं उन तमाम को अरेस्ट करेंगे। ये असलहा किस मकसद के लिए लाहौर में लाया गया था और ये किन अफराद को सप्लाई होना था, आइए जानते हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये असला जराइम पेशा अफराद के अलावा कालादम तंजीमों के इस्तेमाल में भी आता था। मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। ये 3 इनमें से जो है वो बेसिकली KPK से हैं और दो जो है वो पंजाब के हैं और ये पिछले 3 साल से इस काम में मुलव्वस हैं और ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ से इलीगली आर्म्स को और एमुनिशन को ट्रांसपोर्ट कर, इस बात को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं बिकॉज ये सारा असला जो इलीगली होता है मैन्युफैक्चर और ट्रांसपोर्ट, ये किसी लीगल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो बाकायदा वाउचर के जरिए, बिल्टी के जरिए और ट्रेन के जरिए आता है डीलर्स के पास। ये सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए और इस किस्म की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, प्रोस्टाइब ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही ले जाया जाता है। जबकि मुलजमान का कहना है कि वो ये असला मुख्तलिफ डीलरों को सप्लाई करने के लिए लाए थे मगर सप्लाई से कबल ही पकड़े गए। ये जी लाहौर में जो है हम लोगों ने ये अभी हम टूल प्लाजे पे पकड़े गए हैं और ये इन्होंने देसी असला उधर खरीदा हुआ था, हम लोग किराए पे लेके आते थे, लेकिन अभी जिसको देना था उस तक हम पहुँचे नहीं है। रास्ते में जो हम लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। ये असला दुकानदारों को दे रहे थे, ये देसी असला है। कौन कौन से डीलर हैं जिनको आप सप्लाई करते थे? ये डीलर वो फिर बताते हैं ना, हम फोन करते हैं उसको, वो बाद में फोन करते पहुंचाते, डीलर का नाम नहीं आते। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ आपकी पकड़ी गई और कहाँ से पकड़े गई वो आप? हम लाहौर प्लाजे से पकड़े हैं, ये पहली गाड़ी पकड़ी है। फोन पे ऑर्डर हुआ है, वो हम किराए का काम करते हैं, हम करी कश है, हमें पता नहीं है कि माल कितना है, माल के सिर्फ बोलते हैं कि इधर पहुंचा दो, हम किराए का काम करते हैं, किराए पे लेके आते। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश की रोशनी में मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का है। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।